हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन था उसके बारे में डिस्कस किए थे। अब उससे आगे जो टॉपिक है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही डिफाइन हो रहा है। इक्यू मीन्स सेम, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल। सरफेस यानी ऐसे सरफेस जिस पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एनी सरफेस सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ऑल पॉइंट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? कोई ऐसा सरफेस होता है जिसके एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है ये कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की बात करें तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टीज़ होती है, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट या दूसरे पॉइंट पे जब मूव कराएंगे तो हम कोई वर्क डन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सब पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम होती है। कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा जब मीन्स किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट्स की बात करें, जो यहाँ पर दूसरी पॉइंट बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना वो हमेशा नॉर्मल होती है। जैसे अभी हम बताएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है। तीसरा पॉइंट ये बताता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो क्लोजर टूगेदर होता है, मतलब आपस में बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें, ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आती है नो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर। मीन्स आपस में दो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें अब इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू
वेरियस चार्ज। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अलाउंग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो ऐसे उसके अराउंड ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम दूसरे पॉइंट में ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो ये जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। अगर बात करें इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट चार्ज ले लिए ऐसे ऐसे, ओनली ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब डाइपोल की बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए, दूसरा डाइपोल की बात करें, ठीक है। डाइपोल की बात करें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती थी, ऐसी। क्योंकि पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव पे आके एंड होती थी, ठीक है। अगर यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो ऐसे होगा, ठीक। अब इसके लॉन्ग बना लेंगे, आपस में इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, ऐसे होगा, ठीक है। अब दो पॉजिटिव चार्ज हैं उसके लिए बना लेते हैं, ठीक है। टू पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता था, ऐसे होता था ना, क्योंकि रिपल्शन होता है दोनों के बीच में, ठीक। आपस में इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किसी भी, ठीक है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट पे लाएंगे तो हम वर्क डन करेंगे ना, वो वर्क डन क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसी भी वर्क डन, जैसे अगर हम बात करें एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, एक चार्ज है क्यू, ठीक है। अब किसी भी क्यू नॉट चार्ज को अगर इन्फिनाइट से मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे लाएंगे तो हम बिना वर्क डन किए तो ला नहीं सकते हैं, तो जो वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। हमारे मान लेते हैं हमारे पास चार्ज है Q1, ठीक है, एक कोई पॉइंट A है जिस पे चार्ज Q2 है प्रेजेंट, वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास चार्ज है Q1 और एक चार्ज प्रेजेंट है Q2 जो कि इन्फिनिटी पे है और ये पॉइंट B है, ठीक। अब हम इसे क्या लाएंगे, अब किसे क्या करेंगे, हम इसे फोर्स लगा के पॉइंट B पे लाएंगे, ठीक। तो अगर पहली बात करें, जब ये बहुत दूर है तो ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज 1 के रिस्पेक्ट की बात करें तो 0 होगा, ठीक। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1। अब पॉइंट B पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, चार्ज Q1 के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो V इक्वल्स टू 1 ही मानते हैं, V1 इक्वल्स टू, तो V मान लेते हैं, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई R12 क्या है, डिस्टेंस है चार्ज Q से लेके चार्ज Q1 से लेके चार्ज Q2 जब यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट B पे निकाल रहे हैं तो चार्ज 1-2 दोनों के बीच में पॉइंट A, मतलब ये Q1 चार्ज और B के बीच में जो डिस्टेंस है उसे R12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये चार्ज जो Q2 प्रेजेंट है इन्फिनिटी से, अगर ये पॉइंट B पे लाएंगे तो जो हमारा होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा वर्क डन होगा ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू Q2 चार्ज का इक्वल होगा, क्योंकि अगर V इक्वल्स टू W/Q0 होता है, तो अगर हमें W कैलकुलेट करना है तो V इंटू Q0 हो जाएगा। Q0 हम क्या लेते हैं, हमारा Q0 था, यहाँ क्या है Q2 है, ओके। Q2 चार्ज है तो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R12, ठीक है, बाई R12। अब अगर टोटल एनर्जी की बात करें, यही वर्क डन जो होगा वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है W2 मान लेते हैं, जो ये वर्क डन है वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, W1 प्लस W2, यानी फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R12, ठीक। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे, वो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब दूसरी बात करें, अब देख ले इसकी वैल्यू कितनी आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास Q चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास Q चार्ज प्रेजेंट है, अगर किसी भी इन्फिनिटी पे हमारा चार्ज है Q2 प्रेजेंट, ठीक है, अगर हमारे पास Q1 चार्ज प्रेजेंट है, अगर किसी भी इन्फिनिटी पे Q2 चार्ज प्रेजेंट है जिस पे पॉइंट A कंसीडर करते हैं, अगर इस चार्ज को हम इस पॉइंट B पे लाएं, ठीक है, इस चार्ज को अगर हम इस पॉइंट B पे लाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, जब चार्ज Q1 कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा था तो W1 इक्वल्स टू 0 हो जा रहा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट B पे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पॉइंट B पे निकाल रहे हैं ड्यू टू चार्ज Q1। अब V इक्वल्स टू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R होता है, तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई R12। R12 क्या है, दोनों के बीच की लेंथ, ठीक है, R12। अब हम एक रिलेशन जानते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो इक्वल्स टू मतलब वो इक्वल होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी चार्ज की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करना है, W इक्वल्स टू V इंटू Q0 कर सकते हैं,
क्यू नॉट यहाँ क्या है, Q2 चार्ज है, क्योंकि यही चार्ज हम इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है, V इंटू Q2, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी हुई है, कितनी दी हुई है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करें तो टोटल एनर्जी क्या होगा, जो वर्क डन करेंगे, वो जो वर्क डन करेंगे किसी भी चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो U इक्वल टू W1 प्लस W2, तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, R12 क्या है, दोनों के बीच की लेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब अगर 3 चार्जेस दिए हुए हैं तो इनके बीच में हम कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चीज़ देखते हैं, हमारा पॉइंट, हमारा ए है जहाँ चार्ज Q1 प्रेजेंट है, ठीक है। अब कोई चार्ज यहाँ लाए कि कहीं भी इन्फिनिटी वगैरह से, ठीक है। अब यहाँ भी चार्ज लाए, कहीं से लाए, ठीक है। अब ये Q2 हो जाएगा, ये Q3 मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की लेंथ है, ये B है, ये C है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है R12 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं, R12, फिर R23, R31, ठीक है। अगर इनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ तो आप ध्यान दें कि किसी भी पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को फिक्स कर लेंगे तो इस पे रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर लास्ट में क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो U इक्वल्स टू 1/4πε0, इन दोनों के बीच में निकालें तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, पूरा कैलकुलेट सब निकाल रहे हैं टोटल, ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो निकाल रहे हैं, तो 1/4πε0, अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4πε0, ठीक है, Q2 Q3 अपॉन R23। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ हमें कॉमन दिख रही है, U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अगर कॉमन लेंगे, सॉरी Q1 Q2 नहीं, 1/4πε0 तीनों से कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ये वैल्यू हमारी हो गई, ठीक है। अगर अब देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये चीज़ देखते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या डाइपोल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच में जो लेंथ है वो 2L है, ठीक है।
अब मान लेते हैं यहाँ से एंगल जो थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लेते हैं एफ ए है, इसकी वैल्यू कितनी, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव में क्यू चार्ज है। तो एफ ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, क्योंकि चार्ज यहाँ पर नेगेटिव प्रेजेंट है तो माइनस क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एफ बी कितनी लगेगी, प्लस में क्यू ई। तो अगर ये डाइपोल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है, ठीक है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल अगर घूम रहा है तो वर्क डन तो होगा ही। तो वर्क डन होगा, मान लेते हैं बहुत छोटा सा एंगल घूम रहा है, तो अगर डी डब्ल्यू, ठीक है, अगर पता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा। वर्क डन किसके इक्वल होता है, टॉर्क इंटू थीटा के। तो अगर हमारे पास छोटा सा वर्क डन है तो छोटा सा ही एंगल वो रोटेट करेगा जो डाइपोल। तो अगर यहाँ से इंटीग्रेट करें, ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन मानते जो पहले डाइपोल है वो Q1 एंगल बना रहे, ठीक है। बाद में जब ये मूव किया, अब भी देखते हैं, टोटल वर्क डन निकालेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। मानते हैं जो पहले हमारा डाइपोल है, ठीक है, पहले हमारा जो डाइपोल है वो एंगल बना रहा है थीटा 1, और जब डाइपोल फिर बाद में जो एंगल बना रहे कितना, वो है थीटा 2। अब इसको देखेंगे तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ की वैल्यू कितनी होती है, थीटा 1 से थीटा 2 तक टाउ की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा, ठीक है। अगर देखें डब्ल्यू इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी होती है, पी इक्वल्स टू कितनी होती है, क्यू, एक मिनट, अब पी ई क्या है, कांस्टेंट है, पी ई को बाहर कर दें, पी ई इंटू थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा पी ई, ठीक है। तो यहाँ माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक। अब ये माइनस हम इधर लेंगे, ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस इधर लाए और ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी ई फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट होता है ना, तो थीटा की जगह पे अगर एक बार थीटा 2 रखेंगे, कॉस थीटा 2 माइनस, ये तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करते हैं, और ये थीटा 1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे तो कॉस थीटा 1, ठीक है। अब हमारे पास जो वर्क डन है यही है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो थीटा 2 है, ठीक, अब हम मान लेते हैं जो थीटा 2 जो के बीच में जो एंगल है, इफ़, चलो मान लेते हैं, ठीक, इफ़ थीटा 1 इक्वल्स टू, इस जो थीटा है उसको मान लेते हैं 90 डिग्री बना रहा है, और थीटा 2 जो है वो थीटा मान लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ वैल्यू पुट करेंगे थीटा 1 की जगह पे 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा, ठीक है, पी ई कॉस थीटा माइनस में रहेगा। और यही जो वर्क डन है ये किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, यानी पी ई कॉस थीटा माइनस में। अब एक इसमें स्पेशल केस आता है, ठीक है, स्पेशल केस पहला है कि अगर थीटा इक्वल्स टू, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, तो थीटा की वैल्यू जहाँ इस पे 0 डिग्री डालेंगे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जैसे इसमें डालेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस पी ई। अब अगर ये ओवरऑल वैल्यू कितनी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आएगी ना, तो ये मोस्ट स्टेबल होता है, ये जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी, और ये जो होता है ये मोस्ट
मोस्ट स्टेबल, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री में हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका वो मिनिमम होगा और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मतलब इंसान है, अगर कहीं भी उधार है, ठीक है, तो क्या वो अगर वो स्टेबल रहेगा क्योंकि उसके पास कुछ खाने के लिए है नहीं, ठीक है। अगर किसी की वैल्यू, एक चीज़ और देखते हैं, अगर थीटा इज क्लोज टू कितनी हो जाएगा 180 डिग्री, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो तो -1, तो माइनस पी ई इंटू -1 करेंगे तो फाइनल वैल्यू पी ई आएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है तो क्या उसका माइंड कभी स्टेबल रहेगा? नहीं। इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव आई है, इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव आई है, तो ये तो कभी स्टेबल रहेगा नहीं। अगर किसी भी इंसान के पास अगर बहुत सारा पैसा हो जाए तो क्या वो स्टेबल रहेगा? वो स्टेबल ही नहीं रहेगा, उसकी माइंड में हमेशा अनस्टेबिलिटी ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव आई है, तो इसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन की बात करें, ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन की बात करें, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क डन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद द एक्सिस मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी दी हुई है। इफ़ इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क 8 इंटू रूट 3 न्यूटन मीटर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल पहला, दूसरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो देखते हैं क्या दिया हुआ, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये लेंथ, डाइपोल की लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2L। की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है, यानी थीटा, यानी cos 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है? 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, और टॉर्क देख कितना दिया हुआ? टाउ इज इक्वल्स टू 8 इंटू √3 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखते हैं टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है। टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8√3। P की वैल्यू कितनी होती है? Q इंटू 2L। Q निकालना है, Q इंटू 2L की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है? 10⁵ इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक, तो 2 से ये 2 कैंसिल, रूट से रूट ये कैंसिल। अब Q की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 8 अपॉन ये हो जाएगा 10⁻3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 इंटू 10⁻³ कूलाम। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? U इक्वल्स टू माइनस PE cos 60 डिग्री। ठीक है, cos P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू कितनी है? तो Q इंटू 2L। Q 8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, माइनस लेते हैं, Q इंटू 2L, लेंथ कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है? 10⁵। ठीक, 10⁵,
और कॉस थीटा की बात करें, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है। P हो गया, P इक्वल टू क्या था, Q इंटू 12, Q की वैल्यू 8 इंटू 10⁻³ इंटू 12, ठीक। उसके बाद E, उसके बाद साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू ये है। तो जो हमारी U की वैल्यू हो जाएगी 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये देखो 10⁻, ये 5 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 8 इंटू 10⁻5 माइनस इंटू 10⁻+5, तो ये 10⁻0 की वैल्यू 1, यानी इसकी जो फाइनल आंसर आएगी वो -8 जूल आएगी, ठीक है। 8 जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, उस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है, और कल से हम कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नमस्कार, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।